प्रिय विद्यार्थियों, गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय में आपका स्वागत है। बीएससी भाग तृतीय प्राणी विज्ञान की कक्षा को मैं डॉक्टर वीएन पांडे द्वितीय प्रश्न पत्र इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। पिछले लेक्चर में आपने बायोजियोकेमिकल साइकिल्स के बारे में पढ़े थे। आज हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। इसमें होम्योस्टेसिस तथा कुछ और छोटे छोटे टॉपिक्स हम पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं होम्योस्टेसिस इन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस क्या है? होम्योस्टेसिस का अर्थ है साम्यता या बैलेंस या संतुलन। बच्चों, इकोसिस्टम में हम जानते हैं कि कई तरह के फैक्टर्स पाए जाते हैं। एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं, बायोटिक फैक्टर्स होते हैं। बायोटिक में कई तरह के लेवल्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं और डीकम्पोजर्स होते हैं। इन सभी प्रकार के कंपोनेंट्स के बीच में एक संतुलन, एक बैलेंस बना रहना आवश्यक होता है, तभी कोई इकोसिस्टम सक्सेसफुली सफलतापूर्वक चल सकता है। तो इकोसिस्टम के विभिन्न कंपोनेंट्स के बीच में सामंजस्य या संतुलन या बैलेंस को ही होम्योस्टेसिस कहते हैं, और ये किसी भी सफल इकोसिस्टम के लिए, सक्सेसफुल इकोसिस्टम के लिए अनिवार्य है। प्रोडक्टिविटी कितनी है किसी इकोसिस्टम की, कंजम्पशन कितना है और डीकम्पोजिशन कितना है, यदि इन सब में एक अनुपात बना रहेगा तभी इकोसिस्टम में बैलेंस या संतुलन या साम्यता स्थापित हो पाएगी। और ये जो संतुलन है ये कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे कि किसी इकोसिस्टम की कैरिंग कैपेसिटी क्या है, कितना उसमें उत्पादन करने की क्षमता है, और जो एबायोटिक एलिमेंट्स हैं, अजीवित तत्व हैं, उन अजीवित तत्वों से कितना प्रोडक्शन या उत्पादन किया जा सकता है, और फिर उन उत्पादन को फूड चेन की सहायता से किस प्रकार से आगे ऊर्जा का प्रवाह करते हुए बढ़ाया जा सकता है। इन तत्वों पर निर्भर करेगा संतुलन। और बाद में जो डीकम्पोजिशन होगा उससे ये निर्धारित होगा कि पुनः जो तत्व उपयोग किए गए थे प्रोडक्शन में, प्रोडक्टिविटी में, वो तत्व पुनः प्रकृति को एबायोटिक सिस्टम में पहुंचाए जा सकें। तो इस तरह से प्रोडक्शन से लेकर के डीकम्पोजिशन तक, प्रोडक्शन जो है एबायोटिक फैक्टर्स में से तत्वों को प्राप्त करता है, और डीकम्पोजिशन वास्तव में दोबारा उन तत्वों को एबायोटिक सिस्टम में फिर से पहुंचाता है। ये चेन एक संतुलन से ही चल सकती है, संतुलन नहीं हो तो ये चेन नहीं चल सकती है। इसको चलाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है फीडबैक मैकेनिज्म की। इकोसिस्टम का एक कंपोनेंट, एक फैक्टर दूसरे फैक्टर को नियंत्रित करता है, और इस तरह से ये परस्पर एक दूसरे को नियंत्रित करते रहते हैं विभिन्न कारक, और इसी को हम फीडबैक सिस्टम कहते हैं। फीडबैक दो प्रकार का हो सकता है, पॉजिटिव फीडबैक और निगेटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक वो अवस्था है जब एक लेवल पर पॉपुलेशन बढ़ने से उसके प्रभाव में दूसरे लेवल पर भी पॉपुलेशन बढ़े। इसको हम कहेंगे पॉजिटिव फीडबैक। एक के बढ़ने से दूसरा भी बढ़े। जैसे अगर पौधों की पॉपुलेशन बढ़ती है, पौधों की संख्या बढ़ती है, तो इसके प्रभाव से हर्बीवोरस एनिमल्स की संख्या बढ़ेगी। तो ये पॉजिटिव फीडबैक हुआ। दूसरा हो सकता है निगेटिव फीडबैक। यदि एक लेवल पर पॉपुलेशन बढ़ने से इसके प्रभाव से दूसरी लेवल की पॉपुलेशन कम होने लगे तो ये निगेटिव फीडबैक कहलाता है।
जैसे इंसेक्टिवोरस एनिमल्स की अगर संख्या बढ़ती है तो जो हर्बीवोरस इंसेक्ट हैं उनकी संख्या कम हो जाएगी, क्योंकि इन हर्बीवोरस इंसेक्ट को इंसेक्टिवोरस एनिमल्स खाएंगे और इसके कारण हर्बीवोरस इंसेक्ट की संख्या कम हो जाएगी। तो यहाँ पर एक की संख्या बढ़ने से दूसरी कम हो रही है, इसको निगेटिव फीडबैक कहते हैं। एक उदाहरण देखते हैं इकोलॉजिकल होमियोस्टेसिस का। जैसे शेर है, ये हिरन को खाता है। किसी इकोसिस्टम में शेर हिरन को खाता है और हिरन घास खाता है। अगर किसी वर्ष में, किसी समय विशेष में शेर की संख्या बढ़ जाती है तो परिणाम ये होगा कि वो बड़ी संख्या में हिरन को खा जाएंगे और हिरन की संख्या कम होने लगेगी। शेर की संख्या से बढ़ने से हिरन की संख्या कम होगी, क्योंकि हिरन का बड़ी मात्रा में शिकार हो जाएगा। अब हिरन की संख्या अगर कम होती है तो परिणाम ये होगा कि घास बढ़ जाएगी, घास की मात्रा, घास की संख्या बढ़ जाएगी, क्योंकि घास को खाने वाले हिरन की संख्या कम हुई है। तो इस तरह से ये प्रभाव पड़ेगा, शेर की संख्या बढ़ने का हिरन की संख्या पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा और घास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ गया। अगले वर्ष में क्या होगा कि क्योंकि शेर की संख्या बढ़ गई थी, हिरन की संख्या कम हो गई थी, अब पर्याप्त संख्या में हिरन नहीं रह गए हैं जो सभी शेरों को भोजन मिल सके। इसके कारण अगले वर्ष में शेर की संख्या कम हो जाएगी और क्योंकि हिरन की संख्या कम हो गई थी इसलिए घास बड़ी मात्रा में उग गई है, घास अधिक हो गई थी और शेर की संख्या अगले वर्ष कम हुई। इस दोनों के परिणाम स्वरूप अब हिरन की संख्या बढ़ने लगेगी। तो ये बैलेंस है, संतुलन है। इस प्रकार से प्रकृति अपना संतुलन बनाए रखती है, इकोसिस्टम अपनी होमियोस्टेसिस बनाए रखता है। इसी को इक्विलिब्रियम होमियोस्टेसिस या संतुलन या बैलेंस कहा जाता है। तो ये बात है होमियोस्टेसिस की। तो होमियोस्टेसिस एक संतुलन की अवस्था बनी रहती है जब तक कि प्रकृति में कोई बहुत बड़े परिवर्तन ना हो जाए। यदि प्रकृति में कोई बहुत बड़े परिवर्तन होते हैं तो ये होमियोस्टेसिस बदल जाती है और तब वहाँ का इकोसिस्टम भी बदल जाता है। वहाँ के बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स दोनों ही बदल जाते हैं। अगर एबायोटिक फैक्टर्स में बड़ा परिवर्तन होगा तो परिणाम स्वरूप वहाँ के बायोटिक फैक्टर्स भी बदल जाएंगे। जैसे अगर कहीं पर ज्वालामुखी हो गया, ज्वालामुखी का विस्फोट हो गया, या कहीं पर बड़ा भूकंप आ गया, या कहीं पर बहुत बड़ी बाढ़ आ गई, तो ये बड़े कारक हैं, ये वहाँ की होमियोस्टेसिस को या संतुलन को प्रभावित करते हैं। और इस तरह से संतुलन के प्रभावित होने से वहाँ का इकोसिस्टम अर्थात बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के प्रकृति बदलने लगती है, बदल जाती है। अब अगला छोटा टॉपिक लेते हैं, इकोलॉजिकल निक। इकोलॉजिकल निक को सबसे पहले चार्ल्स एल्टन ने परिभाषित किया था। उन्होंने ये अवधारणा दी थी इकोलॉजिकल निक की। इकोलॉजिकल निक वास्तव में किसी भी जीवधारी का प्रकृति में कार्य क्या है, उसका क्या फंक्शनल रोल है इकोसिस्टम में, यही उसका इकोलॉजिकल निक कहलाता है। इकोलॉजिकल निक से ये पता लगता है कि कोई जीव अपने इकोसिस्टम में क्या करता है, किस प्रकार से फूड चेन में और एनर्जी फ्लो में वो अपना योगदान देता है, अर्थात वो क्या खाता है और उसको कौन खाते हैं, वो ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करता है और फूड चेन में आगे वो ऊर्जा कहाँ पर पहुँचाता है, यही उसका इकोलॉजिकल निक कहलाता है। ये इकोलॉजिकल निक जो है एबायोटिक और बायोटिक दोनों प्रकार के कारकों पर निर्भर करता है। बायोटिक फैक्टर्स कौन से हैं जो इकोलॉजिकल निक को निर्धारित करते हैं? ये मुख्य तौर से दो हैं, एक तो भोजन की उपलब्धता और दूसरा उसके शिकारी जीव। अर्थात भोजन की उपलब्धता ये सुनिश्चित करती है कि कोई जीव क्या खा रहा है और उसके शिकारी जीव ये तय करते हैं कि कौन उसको खा रहे हैं। एबायोटिक फैक्टर्स अजीविक कारक भी निर्धारित करते हैं इकोलॉजिकल निक। ये मुख्यतः तापमान हो सकता है,
वहाँ की भौगोलिक स्थितियाँ हो सकती हैं, वहाँ की सॉइल या मिट्टी का कंपोजिशन हो सकता है, प्रकाश की मात्रा, ये सभी कारक किसी भी जीव की इकोलॉजिकल निक को निर्धारित करते हैं। अब एक उदाहरण देख लेते हैं इकोलॉजिकल निक का। गोबर का कीड़ा, डंग बीटल। डंग बीटल या गोबर का कीड़ा गोबर को खाता है। इसका वयस्क भी गोबर ही खाता है, लार्वा भी गोबर ही खाता है। ये क्या करते हैं, गोबर की गोलियां बना लेते हैं और गोबर की गोलियों को अपने बिल में ले जा कर के रख लेते हैं। इनका फीमेल उन्हीं गोबर की गोलियों में अपने अंडे देता है। जब लार्वा निकलते हैं तो वो उसी गोबर को खा लेते हैं। गोबर की गोली जो वहाँ रखी गई है वो उनका भोजन हो जाता है। तो इस तरह से ये पूरी तरह से गोबर पर आधारित हैं डंग बीटल। और परिणाम कि ये मिट्टी का एरेशन करते हैं। वायु में जब ये गोबर निकालते हैं, उसकी गोलियां बनाते हैं, तो वहाँ वो मिट्टी में वायु पहुंच जाती है। इकोसिस्टम में ये एरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी में वायु पहुंचाने का काम करते हैं और पोषक तत्वों को मिट्टी में रिलीज कर देते हैं सॉइल में। इस तरह से ये एक निश्चित काम कर रहे हैं इकोसिस्टम में। ये इनका इकोलॉजिकल निक हुआ। इकोलॉजिकल निक का क्या महत्व है? नंबर 1, इकोलॉजिकल निक की सहायता से हम समझ सकते हैं कि कोई जीव इकोसिस्टम में किस प्रकार के वातावरणीय परिस्थितियों में रह रहा है, वहाँ के लिए वो किस प्रकार से अनुकूलित हो रहा है, किस प्रकार से उसने इवॉल्व किया अपने आप को, और किस प्रकार से शिकार और शिकारी का क्या संबंध है, ये हमें इकोलॉजिकल निक से पता लगता है। दूसरी बात है, अगर हमें जीव का इकोलॉजिकल निक पता हो, वातावरण में, इकोसिस्टम में उसका कार्य पता हो, तो हम उसके संरक्षण के लिए उस जीव का संरक्षण बेहतर तरीके से किया जा सकता है। और तीसरा, यही इकोलॉजिकल निक ही है जो इस इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह बनाए रखता है। फूड चेन के द्वारा ऊर्जा का प्रवाह इसीलिए हो पाता है कि प्रत्येक स्तर पर अलग अलग जीवों का अलग अलग इकोलॉजिकल निक होता है और इस तरह से वो प्रत्येक परिस्थितियों में ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करने का कार्य करते रहते हैं। इसी से इकोसिस्टम चलता रहता है। प्रश्न उठता है कि हैबिटेट और इकोलॉजिकल निक में क्या अंतर है? तो 2 प्रमुख अंतर हैं। हैबिटेट वास्तव में जीव का निवास स्थान है। इसको हम कह सकते हैं एड्रेस ऑफ एन एनिमल, क्या कहाँ रहता है। जबकि इकोलॉजिकल निक उसका प्रोफेशन है, वो क्या करता है, कहाँ रहता है और क्या काम करता है इकोसिस्टम में, ये उसका इकोलॉजिकल निक होता है। दूसरी बात ये हो सकती है कि हर जीव का इकोलॉजिकल निक अलग अलग होता है, जबकि हैबिटेट 2 जीवों का या अधिक जीवों का एक जैसा भी हो सकता है। एक जैसे स्थान पर अनेक जीव पाए जा सकते हैं, लेकिन उनका भोजन का तरीका, वो किसको खाते हैं, उनको कौन खाता है, इसमें अंतर अवश्य रहेगा। तो इकोलॉजिकल निक हर स्पीसीज़ की अलग अलग होती है, जबकि हैबिटेट कई स्पीसीज़ की एक जैसी हो सकती है। इसी इकोलॉजिकल निक की अवधारणा में एक नई अवधारणा आई है जिसको निक कंस्ट्रक्शन थ्योरी कहते हैं। निक कंस्ट्रक्शन थ्योरी का अर्थ है कि जीव अपने को वातावरण के अधिक अनुकूल बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के परिवर्तन करते हैं अपने वातावरण में, अपने एनवायरनमेंट में। जैसे कोई जीव बिल बना लेता है, बरो, कोई जीव घोंसला बना लेता है और इस तरह से उसने अपने वातावरण को अपने अनुकूल कर लिया है। कहीं पर शिकारी से बचाव के लिए ऐसा कर लिया है, कभी वातावरण की गर्मी सर्दी हवा से बचाव के लिए ऐसा किया है, लेकिन उसने वातावरण को परिवर्तित किया है, बदला है अपने आवश्यकता के लिए, अपनी ज़रूरत के अनुसार। और निक कंस्ट्रक्शन थ्योरी का सबसे बड़ा उदाहरण मनुष्य है। जिस प्रकार से मनुष्य किसी समय में वृक्षवासी हुआ करता था, गुफावासी हुआ करता था, इसने अपने वातावरण को बदल करके, आप जानते हैं कि किस प्रकार से बड़े पैमाने पर बिल्डिंग्स और बड़े प्रकार से मशीनरी आदि
उत्पन्न कर ली है और पूरी प्रकृति को एक तरह से बदल डाला है, जिसके दुष्परिणाम भी सामने आ रहे हैं। तो मनुष्य सबसे बड़ा उदाहरण है निक कंस्ट्रक्शन थ्योरी का। इसने प्रकृति द्वारा दी गई सुविधाओं को बहुत हद तक बदल डाला है। नई बिल्डिंगें, विभिन्न प्रकार की मशीनरी, विभिन्न प्रकार की साइंस टेक्नोलॉजी के द्वारा इंस्ट्रूमेंटेशन, ये सब निक कंस्ट्रक्शन थ्योरी का ही उदाहरण है। तो ये हमने बात की इकोलॉजिकल निक की। अब एक और बात देखते हैं, इकोटोन। क्या है इकोटोन? हम जानते हैं कि कई प्रकार के इकोसिस्टम होते हैं। कहीं पर फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, कहीं ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, कहीं पर समुद्री इकोसिस्टम है, कहीं नदी का इकोसिस्टम है। और हर इकोसिस्टम के अलग अलग प्रकार के जीवधारी होते हैं, अलग अलग प्रकार के प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर्स हर इकोसिस्टम में अलग अलग पाए जाते हैं। इकोटोन वो स्थान है, वो क्षेत्र है जहाँ पर दो प्रकार के इकोसिस्टम मिलते हैं। जंक्शन ऑफ टू इकोसिस्टम्स या ट्रांजिशन एरिया बिटवीन टू इकोसिस्टम्स। जैसे जंगल है, जंगल के बगल में घास का मैदान है, तो जहाँ पर बॉर्डर लाइन है दोनों की, वो बीच का क्षेत्र, वहाँ कुछ जंगल जैसा लक्षण होगा, कुछ घास के मैदान जैसा लक्षण होगा। इस बॉर्डर लाइन क्षेत्र को हम इकोटोन कहेंगे। तो इकोटोन वो क्षेत्र है जहाँ दो इकोसिस्टम परस्पर मिलते हैं। कुछ उदाहरण देख लें, जैसे नदी और नदी के किनारे के बीच में दलदली स्थान होता है, वो दलदल एक तरह से इकोटोन है। वहाँ उसके एक तरफ तो स्थलीय वातावरण है और दूसरी तरफ जलीय वातावरण है, दलदल बीच का स्थान है। इसी तरह से समुद्र और स्थल के बीच में जो मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं, सलाइन वाटर में, सलाइन सॉइल में, लवणीय भूमि में उगने वाले मैंग्रोव फॉरेस्ट, ये समुद्र और स्थल के बीच की ट्रांजिशन अवस्था हुई। इसी तरह से घास के मैदान और फॉरेस्ट के बीच का स्थान हो सकता है। इसी तरह नदी और समुद्र के बीच में जो स्थान होता है उसको एस्चुअरी कहते हैं। तो एस्चुअरी भी एक तरह का इकोटोन हो गया। तो ये सभी उदाहरण इकोटोन के उदाहरण हैं। यहाँ पर दो प्रकार के इकोसिस्टम्स मिलते हैं। इकोटोन की क्या लक्षण होते हैं? लक्षण देखते हैं इकोटोन के। इकोटोन का क्षेत्र पतला भी हो सकता है, चौड़ा भी हो सकता है। अगर जंगल और रेगिस्तान के बीच का क्षेत्र देखें तो बाकी बहुत चौड़ा हो सकता है। जंगल और घास के मैदान के बीच में देखें, फॉरेस्ट और ग्रासलैंड के बीच में, तो ये पतला क्षेत्र है। तो इकोटोन का क्षेत्र पतला हो सकता है, चौड़ा हो सकता है। इकोटोन में जो वास्तविक स्थितियाँ होती हैं, ये बीच की स्थितियाँ होती हैं, क्योंकि ये दो तरह के इकोसिस्टम के बीच में स्थित है, इसलिए दोनों तरफ के लक्षण यहाँ पाए जाएंगे। कुछ लक्षण एक तरफ के, कुछ लक्षण दूसरी तरफ के। जैसे अगर घास के मैदान और फॉरेस्ट के बीच का इकोटोन देखें तो वहाँ कुछ तो फॉरेस्ट वाले पौधे मिलेंगे और कुछ घास के मैदान वाले घासें मिलेंगी। दोनों तरह का मिक्स मिलेगा। इसको कहते हैं जोन ऑफ टेंशन। ऐसे क्षेत्र को कहते हैं जोन ऑफ टेंशन, जहाँ दो तरह का मिलता जुलता वातावरण हो। ऐसे क्षेत्र में जहाँ पर इकोटोन पाया जाता है, वहाँ पर जीवों की स्पेसीज की संख्या अधिक हो सकती है। प्रायः ऐसे क्षेत्रों में नंबर ऑफ स्पेसीज अधिक पाई जाती है। जैसे कि घास के मैदान में जितनी स्पीसीज है या फॉरेस्ट में जितनी स्पीसीज है, चाहे इधर से कंपेयर करें चाहे उधर से कंपेयर करें, बीच वाले स्थान में अधिक स्पीसीज होंगी, क्योंकि यहाँ फॉरेस्ट वाला स्पीसीज भी होंगे और घास के मैदान वाली भी स्पीसीज होंगी। तो किसी भी तरफ से तुलना करें तो एक तरफ की तुलना में बीच में ज़्यादा स्पीसीज अधिक संख्या में पाई जाएगी। दूसरी बात क्या है कि जैसे जैसे हम फॉरेस्ट और ग्रासलैंड की बात कर रहे हैं, जैसे जैसे फॉरेस्ट से ग्रासलैंड की तरफ चलेंगे, फॉरेस्ट वाली स्पीसीज़ की संख्या कम होती चली जाएगी और ग्रासलैंड वाली स्पीसीज़ की संख्या बढ़ती चली जाएगी। या हम ग्रासलैंड से फॉरेस्ट की तरफ जाएं तो धीरे धीरे ग्रासलैंड वाली स्पीसीज़ कम होंगी और धीरे धीरे फॉरेस्ट की स्पीसीज़ बढ़ती जाएंगी। तो ये इकोटोन की प्रकृति है।
इसी प्रकार से इकोटोन वाले क्षेत्र में कुछ ऐसी भी जातियां पाई जा सकती हैं जो ना तो इधर पाई जा रही हों ना उधर पाई जाती हों। जिन दो प्रकार के इकोसिस्टम्स के बीच में इकोटोन स्थित है, ऐसी जातियां भी मिल सकती हैं जो उन दोनों ही इकोसिस्टम में ना पाई जाती हों। इसी इकोटोन से जुड़ा हुआ एक टर्म आता है एज इफेक्ट। एज का मतलब होता है किनारा। एज इफेक्ट का अर्थ होता है कि किनारे रहने से क्या प्रभाव है। किनारा किस चीज़ का? दो प्रकार के इकोसिस्टम्स का किनारा। जैसे अभी उदाहरण हम ग्रासलैंड और फॉरेस्ट का ले रहे हैं, तो ग्रासलैंड का किनारा जहाँ पहुँचा या फॉरेस्ट का किनारा जहाँ, इन दोनों के किनारे जहाँ मिल रहे हैं वो जगह इकोटोन हो गया। तो इकोटोन वो स्थान है जहाँ दो प्रकार के इकोसिस्टम्स की बॉर्डर पाई जा रही है। तो अभी जैसा मैंने बताया, यहाँ नंबर ऑफ स्पीसीज या नंबर ऑफ वेराइटीज़ दोनों ही तरफ की किसी की भी तुलना में अधिक पाया जाता है। इसी को एज इफेक्ट कहते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी ऑफ इकोटोन इज़ ग्रेटर देन आइदर साइड ऑफ द इकोसिस्टम टू इकोसिस्टम्स। दोनों तरफ के किसी भी एक इकोसिस्टम की तुलना में इकोटोन की बायोडाइवर्सिटी या नंबर ऑफ स्पीसीज अधिक होगी और इसी को एज इफेक्ट कहते हैं। एज स्पीसीज क्या है? जो जातियां इकोटोन वाले क्षेत्र में मुख्य तौर पर पाई जाती हैं उन्हें एज स्पीसीज कहते हैं। जैसे अगर फॉरेस्ट और डिज़र्ट इन दोनों के बीच का इकोटोन देखें तो वहाँ पर नंबर ऑफ बर्ड स्पीसीज बहुत अधिक मिलेगी। वहाँ पर पक्षियों की प्रजातियों की संख्या अधिक मिलेंगी, चाहे बगल के फॉरेस्ट से तुलना करें चाहे बगल के डिज़र्ट की तुलना करें। ऐसा इसलिए कि वहाँ पर वो पक्षी भी पाए जाएंगे जो फॉरेस्ट में पाए जा रहे हैं और वो पक्षी भी पाए जाएंगे जो डिज़र्ट में पाए जा रहे हैं। तो वहाँ पाए जाने वाले पक्षी जो हैं वो एज स्पीसीज हो गए। इसी से जुड़ा हुआ एक शब्द और आता है इकोक्लाइन। इकोक्लाइन का मतलब वो स्थितियां हैं जबकि जो एनवायरनमेंट है, जो वातावरण है, उसमें अचानक परिवर्तन ना हो, ये परिवर्तन धीरे धीरे हो। जैसे हम फॉरेस्ट से अगर ग्रासलैंड की तरफ जा रहे हैं तो सीधे ही जंगल ख़त्म हो गया और घास के मैदान आ गए, ऐसा ना हो, बल्कि धीरे धीरे जंगल पहले बहुत घना है, घने से विरल होता गया, पौधों की संख्या कुछ कम होती गई, धीरे धीरे बड़े प्लांट्स या बड़े वृक्षों की संख्या और कम हुई, धीरे धीरे और कम हुई, और जैसे जैसे बड़े वृक्षों की संख्या कम होती गई ग्रासेज की संख्या बढ़ती गई और एक स्तर तक आ गया जब बड़े वृक्ष बहुत कम हो गए और घास की संख्या बहुत अधिक बढ़ गई। तो जब ये क्रमवार परिवर्तन होता है, धीरे धीरे परिवर्तन होता है, स्लो चेंज होता है एनवायरनमेंट में, इसी को हम कहते हैं इकोक्लाइन। तो जहाँ भी ये परिवर्तन धीरे धीरे हो, ग्रेजुअल हो, उसको हम कहते हैं इकोक्लाइन। अगर तापमान धीरे धीरे परिवर्तित हो रहा है, जैसे एक स्थान पर 40 का तापमान है, थोड़ा आगे गए 36 हुआ, थोड़ा और आगे गए 32 हुआ, थोड़ा और आगे गए 30 हुआ, और धीरे धीरे काफ़ी दूर जाने पर टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस आ गया, 30 से 10 डिग्री तक गिरा टेम्परेचर, लेकिन धीरे धीरे दूरी बढ़ती गई, इसको हम कहते हैं थर्मोक्लाइन। इसी तरह से सैलिनिटी अर्थात लवणता, पानी में नमक की मात्रा या सॉइल में नमक की मात्रा धीरे धीरे कम होने लगे तो ऐसी अवस्था को हम हैलोक्लाइन कहते हैं। ऊंचाई है, पहाड़ से धीरे धीरे ऊंचाई कम होती गई तो ये भी इकोक्लाइन ही है। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी आपके सामने हमने रखी है जो इकोसिस्टम से संबंधित है, और आप इनको पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, कोई दिक्कत होगी तो मुझे बताएंगे। थैंक यू बच्चों।